बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अनदर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सीरीज हमारी चल रही है कि फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट्स। और रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड टेल टू योर फ्रेंड्स आल्सो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली 1-1.5 मिनट में जो है ना बंदे भाग जाते हैं, तो मैं 1-1.5 मिनट में ही पहले बता दूं, भाई सब्सक्राइब करके भागना, ठीक है। आई डोंट केयर, जिसने पढ़ना होगा वो जरूर पढ़ेगा और बार बार आएगा। दिस आई विल नो। तो फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है मेरे ख्याल में पिछले जो है ना लेक्चर जो है ना तुम लोगों को यकीनन जो है कुछ समझ में आए होंगे। अगर पिछला लेक्चर जो है ना समझ में आया है, एटलीस्ट 25% भी समझ में आया। पहली दफ़ा तो किसी की समझ में नहीं आता, इतना टाजन तो मैंने लाइफ में कोई देखा नहीं है अपनी पूरी जो है पूरे जो मेरा फ्रॉम 1985 से मैंने कोई टाजन ऐसा नहीं देखा कि फर्स्ट टाइम ही वो समझ जाए। लेकिन इवन अगर कोई 10% भी जो है ना वो पिछला लेक्चर मेरा जो था एक्रूड एक्सपेंस के बारे में वो समझ गया है, तो उसको ये समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि पिछला 10% समझा है तो ये ऑलमोस्ट 25% वो समझ लेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो है डिफरेंस है एक्रूड इनकम और एक्रूड एक्सपेंस का। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्रूड एक्सपेंस और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक्रूड इनकम। सही है। इनकम ऑलवेज जो है ना, एक्रूड का जो लफ्ज है ना ये पहले बता चुका हूं मैं, थोड़ा सा ट्रिकी होता है एक्रूड। अब एक्रूड जो है कोई लफ्ज आदमी को ये बोलता है कि यार क्या एक्रूड क्या है, ठीक है। तो हम जो है ये नहीं समझ पाते कि हमें फ़ौरन ये सवाल करना चाहिए कि एक्रूड इनकम की बात कर रहे हैं या एक्रूड एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो एक्रूड इनकम के बारे में बात कर रहा हो और आप एक्रूड एक्सपेंस बात शुरू कर दें। तो कहीं भी जाएं तो ये रिमेंबर, आपके जहन में फ़ौरन क्लिक होना चाहिए कि एक्रूड के बारे में आप जानते हैं, तो आप बोल दें कि एक्रूड यानी कि वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और वो इनकम होती हैं जो कि जिनके अगेंस्ट अभी हमें पैसा ना हमने दिया होता है और ना हमें मिला होता है, तो दैट बिकम्स एक्रूड, ठीक है। तो ये जो है मतलब कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। और आप या तो एक्सपेंस का मतलब है आप सर्विसेज ले चुके होते हैं, और इनकम का मतलब यह है कि आप सर्विसेज दे चुके होते हैं, सही है। लेकिन पैसा ना आपने दिया होता है और ना आपको पैसा मिला होता है, तो दैट बिकम योर एक्रूड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। बाकी कोई सी भी डेफिनेशन किताबों में बहुत दी हुई है, इंटरनेट के ऊपर सर्च करो, वहाँ बहुत बहुत आला जो है ना आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, सही है ना। तो अभी जो है हमारे ज़माने में तो सिर्फ चंद किताबें थी भाई, वही पढ़ के जो है ना सब कर लेते थे। लेकिन अब तो बुक्स भी बहुत सारा जो है ना मार्केट में अवेलेबल है। और सबसे बड़ी जो चीज़ यह है कि आपके पास इंटरनेट की सहूलत है और उसमें बहुत आला जो है ना मवाद है, कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है, ठीक है। तो अब इट्स अप टू यू कि आप जो इंटरनेट पे जो मवाद दिया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन बिखरी हुई है ट्रिलियंस जो है उसके अंदर वर्ड्स में, उसको आप किस तरीके से हासिल करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, सही है। जाहिर है बच्चे पढ़ने वाले हो तो कंस्ट्रक्टिव जो है ना इंफॉर्मेशन को जो है तुम लोग सर्च करोगे और जो है ना उसको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आगे अप्रोच करोगे। तो अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं। तो अब एक्रूड का मतलब यह है, पहले अगर एक्सपेंस था तो वो पेबल था, लेकिन अगर इनकम होगी तो वो रिसीवेबल होगी, ठीक है। क्योंकि इनकम हमेशा रिसीवेबल होती है। क्यों? बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर इनकम। रिसीवेबल क्यों लिखी? वहां हमने पेबल लिखी, वहां पेबल क्यों लिखी? क्योंकि इट वॉज यूज फॉर एक्सपेंसेस। और यहां पे रिसीवेबल इस वजह से लिखी कि ये इनकम के लिए इस्तेमाल हो रही है, और इनकम के लिए हमेशा या तो अकाउंट रिसीवेबल होता है या कैश डेबिट होता है। इन एडजस्टमेंट डाटा वी यूज डिफरेंट वर्ड्स
एडजस्टमेंट डाटा के अंदर हम मुख्तलिफ जो है ना वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसके बदले में, इस एक्रूड के बदले में या तो एक्रूड हो सकता है या रिसीवेबल हो सकता है या आउटस्टैंडिंग का भी लफ्ज़ हो सकता है। यानी कि आप ये देखें कि एक्रूड पेबिल में भी था और एक्सपेंस में भी था, सही है, और आउटस्टैंडिंग पे एक्सपेंस में भी था, और आउटस्टैंडिंग यहाँ पे भी है और एक्रूड भी यहाँ पे है। खाली पेबिल और रिसीवेबल का फ़र्क है, क्योंकि एक्सपेंस में रिसीवेबल हो नहीं सकता, एक्सपेंस में हमेशा पेबिल होता है, और रिसीवेबल इनकम में हमेशा रिसीवेबल होता है। इस बस ये डिफरेंस है। नॉर्मली इट इज़ यूज फॉर, अब ये जो है एक्रूड इनकम जो है, जिस तरह से हमने देखा कि एक्सपेंस जो है आपका कौन कौन से हो सकते हैं, एक हमने लिस्ट बना दी कि पूरी जो है ना तमाम एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, लेकिन इनकम में जो है ना आप लिमिटेड होते हैं। इनकम जो है आपकी कमीशन इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, कंसल्टेंसी यानी कि कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर हैं, ये हैं, तो वो हो सकती है आपकी, किसी को सर्विस दी है आपने, सही है, तो वो हो सकती है आपकी, या रेंट आपका हो सकती है। तो ये 4-5 आपके पास इसके अंदर होती हैं, ज़्यादा जो है ना इसमें खेल खिलवाड़ नहीं है। बाकी तमाम चीज़ें वहाँ से मिलती भी हैं, अगर वो आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया है तो आप विल नॉट फील एनी डिफ़िकल्टी इन इट। अच्छा, अब जब हाँ, अब ये हमें पहला यानी कि एडजस्टिंग जो है डाटा के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन होती है, वेरी स्ट्रेट इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। क्या? कमीशन, दैट इज कमीशन रिसीवेबल, ठीक है, या एक्रूड, दूसरा इंटरेस्ट, ठीक है, या तीसरा आउटस्टैंडिंग कंसल्टेंसी फी, ठीक है, या एक्रूड रेंट, या रिसीवेबल एक्रूड, चलिए सर्विस इनकम, सर्विस इनकम लिखना ज़रूरी है असल में, हो जाता है सर्विस इनकम रिसीवेबल। नॉर्मली ये 4-5 ही आपके पास, कंसल्टेंसी फी ले ली मैंने, इंटरेस्ट ले लिया, कमीशन ले लिया, सही है, या लफ्ज़ हो सकता है एक्रूड कमीशन। नॉर्मली कमीशन के साथ रिसीवेबल बहुत कम होता है, एक्रूड कमीशन का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस वजह से मैंने इसको ये लिख दिया। ये 4-5 जो है ना आपको दिए भी होंगी एडजस्टमेंट डाटा के अंदर, तो बिल्कुल स्ट्रेट जो है इंफॉर्मेशन होती है कि आपने ये एडजस्टमेंट बनानी है, कोई इसके अंदर नहीं है, ये रिसीवेबल है यानी कि ये एक्रूड हो चुका है, ये इनकम हो चुकी है, मिला नहीं है अभी, या कंसल्टेंसी फीस आउटस्टैंडिंग है, अभी तक बंदों ने दी नहीं है, या एक्रूड रेंट हो गया है लेकिन अभी टेनेंट ने आपको पेमेंट नहीं की है, ठीक है ना, और सर्विस आप दे चुके हैं, ठीक है, इनकम सर्विस आप दे चुके हैं लेकिन अभी तक वो रिसीवेबल है, ये रिकॉर्ड करनी है। ये तमाम की तमाम जो है आप डेबिट कर देंगे, डेबिट, ठीक है, एक्रूडिंग इंटरेस्ट डेबिट,
कंसल्टेंसी फीस डेबिट, एक्रूड रेंट डेबिट और रिसीवेबल कंसल्टेंसी फीस डेबिट। ये मैंने डेबिट क्यों किया? ये मैंने इस वजह से डेबिट किया, ये रिसीवेबल है, रिसीवेबल्स है। यहां लिखता हूं मैं, दीज आर ऑल receivables. We have given our services. हमने अपनी सर्विसेज दी हैं, किसी भी तरीके से हमने अपनी सर्विस दी हैं, और we have not received amount, और हमको अभी अमाउंट नहीं मिली है। सही है, सर्विसेज हमने दे दी हैं और हमको अमाउंट नहीं मिली है, तो अब क्या होगा? राइट, तो अब इस वजह से, क्योंकि सर्विसेज जब आप दे देते हैं, गिव, ली नहीं है, दी हैं, सर्विसेज जब देते हैं तो रिसीवेबल होते, खड़े ओपन होते हैं। सही है, जब आप सर्विस किसी को देंगे तो आपकी सर्विस इनकम जो है, सर्विस इनकम क्रेडिट होती है। शिट, अब थक गया इसमें। ये क्रेडिट होती है, इनकम है ना, रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू है आपका। और रेवेन्यू एज पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे होता है, आप क्रेडिट करते हैं। और हमेशा जो है रेवेन्यू जब इंक्रीज करते हैं आप, जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो आपको क्या मिलता है? या तो आइदर कैश मिलता है, आइदर कैश मिलेगा, यू विल रिसीव कैश, या अकाउंट रिसीवेबल ओपन होते हैं। आप देख चुके हैं कि जब आप सेल करते हैं, या तो आप कैश को डेबिट करते हैं, कैश इंक्रीज होता है, या दूसरा एसेट जो होता है अकाउंट रिसीवेबल का होता है, वो उसको इंक्रीज करते हैं, उसको डेबिट देते हैं। सही है, तो इसी तरीके से जब ये मैंने लिख दिया, तो यहां पे आप सर्विस इनकम रिसीवेबल सिंपल लिख देते हैं। क्यों? कि सेल्स की जब एंट्री बनाते हैं, यानी सेल्स तो मैंने लिखूंगा, इनकम की जब आप एंट्री बनाते हैं तो या तो कैश आप इंक्रीज करते हैं या अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज करते हैं, बाकी कोई दूसरी चीज है ही नहीं। सही है, तो यहां पे आपकी सर्विस इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो अभी पैसा नहीं मिला, या तो आप कैश इंक्रीज कर सकते हैं या फिर रिसीवेबल इंक्रीज कर सकते हैं, तो आपने रिसीवेबल को इंक्रीज कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, तो इस वजह से जो है जितनी ये हमको, यहां पे लकीर मार दूं मैं, जो भी इनकम रिसीवेबल है जो हमें एडिशनल डाटा में दी हुई है, कमीशन रिसीवेबल, एक्रूड कमीशन, एक्रूड इंटरेस्ट, वो तमाम को हम डेबिट करेंगे। क्यों? कि हम इनकम इंक्रीज कर रहे हैं। सही है, और क्रेडिट देंगे हम, ये मैं जो है इसको लिख लेना, क्योंकि ये मैं मिटा रहा हूं और इसकी जगह जो है मैं इनकम लिख दूंगा। ये लाइन रहने देता हूं और ये लाइन मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, ठीक है।
मतलब इसका इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में। अब क्रेडिट क्या देंगे? आप क्रेडिट देंगे कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कंसल्टेंसी इनकम या फी, कंसल्टेंसी फी, और इनकम ज़रूर लिखेंगे क्योंकि फ़ी एक्सपेंस भी होता है, खाली फ़ी लिख देंगे। उसके बाद सर्विस है, एक दो आउटस्टैंडिंग, रेंट इनकम, रेंट इनकम, उसके बाद सर्विस इनकम होगा, नहीं हुआ, सर्विस इनकम, ये तमाम जो इनकम होंगी, ठीक है, वो आप क्रेडिट देंगे। ये क्रेडिट लिखा आपने, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट दे देंगे आप, कंसल्टेंसी फी इनकम क्रेडिट दे देंगे आप, रेंट इनकम क्रेडिट दे देंगे आप, और सर्विस इनकम आप क्रेडिट दे देंगे। सही है? तो इसके अंदर कोई मसला नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर आपको दिया हुआ है कमीशन रिसीवेबल से 5,000 रुपये आपने डेबिट कर दिया, क्रेडिट दे दिया आपने 5,000 से, राइट? इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट 1,500 रुपये लिखा हुआ है एडजस्टिंग डाटा में, आपने क्या किया, 1,500 रुपये यहां कर दिया क्रेडिट। समझ गए? ये डेबिट हो रहा है, मैं इसको अमाउंट को यहां पे लिख दूं, ये बेहतर रहेगा। 500 रुपये डेबिट कर दिया, 1,500 रुपये ये डेबिट कर दिया, ये क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट हो गया? अच्छा, वो थोड़ा ओहो ऊपर नीचे कर दिया मैंने, ये कर दिया मैंने, वो ये ऊपर हो गया। चल यार देख लेना यार तुम लोग। अच्छा, कंसल्टेंसी फीस जिसे मैंने कहा एडजस्टिंग डाटा में दिया हुआ है 6,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग कंसल्टेंसी फी 6,000 रुपये, कंसल्टेंसी फी 6,000 रुपये आपने क्रेडिट दे दी। कोई मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं। लिखा हुआ है एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट मतलब रेंट रिसीवेबल है क्योंकि इनकम की साइड में लिखा हुआ है। रिमेंबर, ये जरूर देख लेना कि मतलब एक्सपेंस है और लिख दिया उसमें चलेगा, जो है ना, ये नहीं करना हरकत। रेंट इनकम, तो रेंट आपने डेबिट दे दिया 4,000 रुपये से, सही है, एक्रूड रेंट आपने डेबिट दे दिया, रिसीवेबल और रेंट इनकम आपने 4,000 से क्रेडिट दे दिया। ओके? सर्विस इनकम रिसीवेबल थी आपके पास, मिसाल के तौर पर 15,000 रुपये से आपने डेबिट कर दी, और सर्विस इनकम आपने क्रेडिट दे दी, ठीक है, इनकम को आपने बढ़ा दिया। तो ये एडजस्टमेंट्स जो है ना इस तरीके से बनती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एडजस्टमेंट होती हैं, किसी किस्म की कोई घुमाव फिराव नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से, इसी वजह से मैंने बिल्कुल एक एक इंडिविजुअल जो है ना छांट फटक के जो है ना मैंने ये निकाली हैं। इसका ये जो है ना, ये मैंने लकीर डाल दी, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है, सही है। और ये एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज लाइक दिस। तो ये हमने एक देखा, अब हम आगे देखते हैं कितना होता है। तो आओ मेरे नाल जी, तो इसको रिज्यूम करते हैं। अब हमने जो है दूसरा जो है ना, ये पहला हमने देखा कि एडजस्टमेंट में किस तरह से दी हुई होगी इंफॉर्मेशन, स्ट्रेट अवे एग्जांपल होगी कि बस ये कर दें,
आप कर दोगे, ठीक है, एक्रूड रेंट कमीशन। अब यहाँ पे दूसरा जो है ना आपके पास यह होगा कि आप देखोगे कि यार ये ट्रायल बैलेंस में मुझे दिया हुआ है कमीशन इनकम, जाहिर है इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, 30,000 रुपये दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन एडजस्टिंग जो है एडजस्टमेंट डाटा के अंदर वो कह रहा है, उस मेंशन किया हुआ है कि कमीशन रिसीवेबल 8,000 रुपये, कमीशन इनकम का क्रेडिट बैलेंस है 30,000 रुपये दिया हुआ है, लेकिन एडिशनल डाटा यानी कि डाटा फॉर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि कमीशन रिसीवेबल कितना है, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल है 8,000 रुपये। कोई मसला नहीं, वो एक अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसका इस इंफॉर्मेशन से कोई लिंक नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है, इसके आपस में लिंक नहीं है। ये आपको बता रही है कि मजीद 8,000 रुपये आपने कमीशन लेने हैं, जो कि अभी तक आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किए हैं, उसको रिकॉर्ड कीजिए प्लीज। तो कमीशन रिसीवेबल 8,000 रुपये से आपने डेबिट कर दिया, और कमीशन इनकम आपने इनकम 8,000 से आपने क्रेडिट दे दी, सही है। ये एडजस्टिंग एंट्री आपने बना दी, एडजस्टिंग एंट्री या एडजस्टमेंट आपने बना दी। अब अगर हम देखें इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट एंट्री तो आपने बना ली, लेकिन इसका इफेक्ट अकाउंट पे क्या पड़ा वो हम देखते हैं। हम पहले बनाते हैं कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है, और दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं कमीशन इनकम का अकाउंट बनाते हैं, कमीशन इनकम का हमने अकाउंट बनाया, कमीशन रिसीवेबल डेबिट हो गया कि ये वो अमाउंट है जो 30,000 में शामिल नहीं है, इसको रिकॉर्ड कीजिए और इनकम स्टेटमेंट में लेके जाइए, बैलेंस शीट में लेके जाइए। ये चला गया बैलेंस शीट के अंदर। रिसीवेबल कमीशन इनकम 30,000 रुपये बैलेंस था आपके पास, ठीक है, 30,000 बैलेंस था। एडजस्टमेंट डाटा के अंदर इन्फॉर्म किया आपको कि भाई ये 30,000 रुपये कम है, सही है, इसके अंदर एक जो है ना आपने 8,000 रुपये जो है ना फलां से रिसीवेबल है, वो आपने रिकॉर्ड नहीं किए, वो रिकॉर्ड कीजिए। आपने वो रिकॉर्ड कर लिया, रिसीवेबल 8,000 रुपये। तो बैलेंस कितना हो गया कमीशन का, बैलेंस हो गया 38,000 रुपये, और ये चला गया कहाँ, इनकम स्टेटमेंट में। अगर आप हम ये एडजस्टमेंट ना डालते 8,000 रुपये वाली, दिस और दिस, तो मेरी इनकम जो है 8,000 रुपये से कम होती, मतलब ट्रू जो फिगर है इनकम की वो मैं नहीं दिखा पाता, और इसी तरीके से मेरा जो एसेट है कमीशन रिसीवेबल, मेरा एसेट 8,000 रुपये से कम होता, तो बैलेंस शीट भी ट्रू फिगर नहीं दिखा रही होती, सही है। तो ये बड़े स्टेट जो है ना आपके पास एडजस्टमेंट होंगी, बहुत कम आती हैं ये, बस जो है क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ इस तरह से होती नहीं है। अब इसमें एक चीज़ में ये, जैसे आप, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आप सेल करते हैं तो आप क्या डालते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल को आप डेबिट देते हैं, ठीक है, ये डेबिट देते हैं अकाउंट रिसीवेबल को, और सेल्स को आप क्रेडिट देते हैं। बिल्कुल सेम यही आपकी
ये एंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल की जगह कमीशन रिसीवेबल आ गया, और सेल्स की जगह आपका कमीशन इनकम। एंट्रीज की इनकम की एंट्री वही होती है, या तो कैश डेबिट होगा, या तो कैश डेबिट करेंगे आप और सेल क्रेडिट देंगे। इस सूरत में तो रिसीवेबल रिकॉर्ड होता ही नहीं है। क्यों? कि जब कैश का लेना देना हो गया तो फिर रिसीवेबल और पेएबल रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और अगर कैश का लेना देना नहीं हुआ है तो फिर रिसीवेबल या पेएबल जरूर रिकॉर्ड किया जाता है। सही है? तो ये मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। क्या टाइम हो गया? अच्छा टाइम है अभी। अब हम जाते हैं, इसको लेके यहीं हम कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये एक एडिशनल था। अच्छा जी, अब हम जो है यहाँ लकीर डाल देते हैं और ठीक है, ये हो गया इसका। अब 3 जो है, सी जो है, यानी ये पहली, ये दूसरी, दोनों को आपने करना है। इसमें ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस वन, वो और ये तकरीबन सेम ही है, कोई मसला नहीं है। सही है ना? अब यहाँ पे जो है, जो तीसरी ट्रांजेक्शन या तीसरी वर्डिंग होगी उसमें जो है ट्रायल बैलेंस की अमाउंट को आपको हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे कि इन ट्रायल बैलेंस कमीशन इनकम जो है हैज क्रेडिट बैलेंस कितना, यहाँ 30 था ना, यहाँ इसको चेंज कर देते हैं, 45,000, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर कमीशन इनकम का अकाउंट आपने देखा और उसका क्रेडिट बैलेंस है 45,000 रुपये, ठीक है। लेकिन इन एडजस्टमेंट डाटा, यानी कि डाटा फॉर एडजस्टमेंट, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि टोटल कमीशन, उसमें लिखा हुआ है इज रिटन लाइक दिस, कर देता हूं मैं, टोटल कमीशन, टोटल कमीशन लिख लो, या हाँ टोटल कमीशन भी लिख सकते हैं, या कमीशन और कमीशन फॉर द पीरियड लिख दें आप। सही है? अबे इतना खोवा बेच रहा है भाई, क्या करेगा यार। टोटल कमीशन लिख दिया या कमीशन फॉर द पीरियड लिख दिया, सही है, या एक्चुअल कमीशन लिख दिया, ठीक है। एक्चुअल कमीशन फॉर द पीरियड, अबे इतना खोवा क्यों खिला रहा है भाई। कमीशन फॉर द पीरियड लिख दिया, कितना, रुपीज, ये हमें ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा ना, रुपीज, यस, रुपीज 53 लिखूँ मैं ताकि फिगर डिफरेंट रहे। 53,000 रुपये है टोटल कमीशन, ये दिया लिखा हुआ हो, या कमीशन फॉर द पीरियड लिखा हुआ हो, या एक्चुअल कमीशन फॉर द पीरियड लिखा हो। कितना है? 53,000 रुपये।
यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर इट मीन्स ट्रायल बैलेंस जो है, मैं वी हैव रिकॉर्डेड लेस कमीशन, यानी कि ट्रायल बैलेंस में हमने कमीशन लेस लिखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअल कितना है 53,000 रुपये, लेकिन ट्रायल बैलेंस में कितना रिकॉर्ड हो रहा है 45,000 रुपये, यानी कि डिफरेंस कितना है। तो फाइंड आउट, अब हमें करना है फाइंड आउट डिफरेंस। फाइंड आउट डिफरेंस कैसे? एक्चुअल कमीशन में से एक्चुअल कमीशन जो है आपका, ठीक है, इनकम लिख देता हूं मैं, माइनस कमीशन रिकॉर्डेड लिख देता हूं मैं, ठीक है। कमीशन रिकॉर्डेड का मतलब यह है कि वो कमीशन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है, रिकॉर्ड कर लिया आपने और ट्रायल बैलेंस के अंदर उसको शो कर दिया, राइट। और प्रीवियस लेक्चर में मुझे नहीं मालूम मैंने क्या लिखा था कि रिकॉर्डेड या इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है। रिकॉर्डेड इन ही लिख देता हूं मैं ना, हाँ ये सही है, रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो एक्चुअल कमीशन कितना है आपके पास 53,000 रुपये। कमीशन कितना रिकॉर्ड किया है 45,000 रुपये। इसका मतलब यह है कि 8,5,13,8,000 रुपये का जो कमीशन है वो क्या करना है, टू बी रिकॉर्डेड। इसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड नहीं हुआ ये क्या आया है आपके पास, रिसीवेबल। ये रिसीवेबल आया है और इसको रिकॉर्ड करना है। ये आपको जो है ना कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और अप्लाई योर माइंड, अप्लाई योर सेंसेस कि क्या कह रहा है कि टोटल जो है कमीशन तो भाई 53 था, ट्रायल बैलेंस में तो 45 है। सो 8,000 रुपये रिकॉर्ड करने हैं आपने, रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। एडजस्टिंग एंट्री क्या हो जाएगी, कमीशन रिसीवेबल आपने डेबिट कर दिया 8,000 रुपये से, ओके। और कमीशन इनकम आठ हजार से आपने क्रेडिट दे दी, ऊपर लिख दिया। 8,000 से क्रेडिट दे दी, ये एडजस्टिंग एंट्री कर ली। अब हम देखते हैं क्या लेजर में जब मैं ये 8,000 रुपये की एंट्री पोस्ट करूंगा तो क्या बैलेंस आएगा, ये देखते हैं। यह मैंने लेजर बनाया, ठीक है, ये लेजर बनाया मैंने, कमीशन रिसीवेबल का डेबिट कर दिया मैंने 8,000 रुपये से, ठीक है, इनकम से। उसके बाद मैंने कमीशन इनकम का मैंने लेजर बनाया, ठीक है, कमीशन इनकम का
मैंने लेजर बनाया, बैलेंस कितना था ट्रायल बैलेंस का, 45,000 रुपये था। ये मैंने लिखा कि भाई ट्रायल बैलेंस में 45,000 रुपये का बैलेंस था। मैंने एक्चुअल कितना कह रहा था, 53,000 रुपये। ठीक है, इस 53,000 को मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से भी फिगर निकाली और थ्रू लेजर भी मैं बैलेंस निकाल सकता हूँ। मैंने लिखा कि बैलेंस कितना आना चाहिए, बैलेंस आना चाहिए 53,000 रुपया। मैंने यहाँ पे लिख दिया 53,000 रुपये। क्या ये बराबर है? नहीं, ये उस वक्त बराबर होंगे जब मैं यहाँ 8,000 की एंट्री डालूंगा। मैंने 8,000 की एंट्री डाल दी, नो प्रॉब्लम। और ये एंट्री थी रिसीवेबल की, एंट्री डाली रिसीवेबल की 8,000 की, 53,000 बराबर हो गया मेरा। मतलब ये वाली वर्किंग मेरी ट्रू थी, कोई मसला नहीं था। और कमीशन इनकम का बैलेंस मेरे पास 53,000 रुपये आ गया। ये जो ये आ गया और ये बराबर हो गया मेरे पास से। तो मतलब ये वाली वर्किंग मेरी सही थी, एक्यूरेट थी। देखो नज़र आ रहा है या नहीं? बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये तीसरा था। और बस मेरे ख्याल में और तो कुछ नहीं था ना। हाँ, एक और छोटी सी है, उसको मैं कहाँ रिकॉर्ड, कहाँ बताऊँ मैं आपको कि इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। नहीं लिखा रहने दो यार, कहाँ लिखूँ मैं इसको, इधर लिख लूँ। ओके, लेट मी चेक। इसमें जो है लास्ट हमने देखना था, तो मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि तमाम, क्योंकि पूरा एक लेक्चर एक ही जगह पे आ जाए ना, ताकि आप लोगों को जो है ना, जब वंस यानी कि आप एक वन गो में देखें तो आपकी समझ में आ जाए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा स्पेस निकाल के, क्योंकि तीसरे के उसके अंदर सिर्फ लाइक हमने पीछे जो है देखा था एक्सपेंस में, एक्रूड एक्सपेंस के अंदर जो बिल्कुल लास्ट थी, कि जब कोई एडजस्टमेंट आपने नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? कि अगर इफ अमाउंट इन ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू द अमाउंट गिवन इन द एडजस्टिंग डाटा, यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी कोई अमाउंट दी हुई है, सही है, वो एडजस्टिंग डाटा के अंदर जस्ट टू कंफ्यूज, सही है, यू पीपल, कि तुम लोग इम्तहान दे रहे हो एकदम जो है ना आ जाए कि ट्रायल बैलेंस में तुमने देखा कि कितना है भाई, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है ना 35,000 रुपये दी हुई है, और डाटा फॉर एडजस्टमेंट नीचे लिखा हुआ है कि डाटा फॉर एडजस्टमेंट रेंटल इनकम 35,000 रुपये, ऊपर भी 35,000 है, नीचे भी 45,000 है। यार ये करना क्या है? कुछ नहीं करना, क्योंकि इट्स जस्ट टू कंफ्यूज यू, सही है। क्यों कि ये सेम है, ये इक्वल है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना दोनों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर लेजर से फिगर उठ के आई है, और लेजर से जब फिगर उठ के आई, इट मीन्स कि आपने तमाम एडजस्टमेंट जो थी ड्यूरिंग द पीरियड इनकम की, वो आपने कर ली। इसी वजह से आपकी एक्चुअल जो है इनकम वो बराबर है किससे? जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इनकम लेजर शो कर रहा है उसके। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, दोनों बराबर शो होंगी। और सवालात में आप देखेंगे, एक दो सवालात इस तरह से आए हैं, शायद एग्जाम में भी आए हैं। तो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ट्रायल बैलेंस की ही अमाउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, समझ गए? तो होप ये जो है ना तुम लोगों की समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे जो है। थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं है ये, क्योंकि अगर आपको एक्सपेंस जो है ना समझ में आ गया है तो ये बिल्कुल उसके पैरेलल जो है चलता है। वो पेएबल है, ये रिसीवेबल है, वो एक्सपेंस है, और ये इनकम है। बाकी एंट्रीज रिमेन द सेम, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए कि इस तरीके से
ये है और ये आप लेजर बनाते हैं। एंड अब हमने तीन जो है जितनी भी हैं टोटल, उसमें से तीन हमने मुकम्मल कर ली। डेप्रिसिएशन हमने मुकम्मल कर लिया, एक्रूड एक्सपेंस मुकम्मल कर लिया, और एक्रूड इनकम हमने एडजस्टमेंट देख ली। नाउ अब एक तवील जो है लंबा लेक्चर्स हैं, जो अगले तीन हैं वो काफ़ी लंबे हैं। सही है कि बहुत ज़्यादा मैंने नोटिंग उसकी की है। और अगर क्योंकि इस दफ़ा वो आपको अभी समझ में आ गए, तो वो ये सारे जो है आपको लाइफ टाइम गारंटी है। ये जो है ना, ये मल्टी फॉर्म, ये एडजस्टमेंट मल्टी फॉर्म की हैं, क्या लाइफ टाइम है आपकी। वैसे तो वो लाइफ टाइम नहीं है। ओके, तो इसको जो है ना आप यू मस्ट उसको देखें, बार बार देखें, बार बार सुने, किताब को सामने रखें। सही है, किताब को सामने रखेंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाएगा आपको। और इंशाल्लाह ज़्यादा कोई वो नहीं है, टिपिकल कोई चीज़ें नहीं है। और चार पांच आप देखेंगे, ये वाली एडजस्टमेंट बहुत कम आती हैं एग्जाम्स में जो है ना। तो जब थोड़ी सी करेंगे आप, पेपर देखें आप पीछे, तो लिखी हुई होंगी एडजस्टमेंट एंट्रीज लिखी हुई है, तो आप देखेंगे फ़ौरन समझ में आ जाएगी आपके। ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं अब एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और होप तुम सब लोग सही हो गए, हेल्दी हो गए, खुश हो गए। नमाज पढ़ो और दुरूद पढ़ो। ठीक है, अपने वालिदैन को खुश रखो। बस वालिदैन को खुश रखो, रब्बुल इज़्ज़त खुश है। सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।